हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब हम लोग 10वीं क्लास पास कर जाने के बाद 11वीं क्लास में नामांकन कराते हैं और नामांकन जब हो जाता है तो उसके बाद हमारे मन में प्रश्न आने लगता है कि आखिर हम अपने सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे, अपनी पढ़ाई को किस तरीके से लेकर चलेंगे आगे कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो सकेगा। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं और हम लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। नामांकन हो जाने के बाद हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण हम लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं और हमारा समय जो है निकल जाता है, हमारा समय बीत जाता है, परीक्षा नज़दीक आ जाता है तो फिर हम लोग लगते हैं अपना माथा पटकने कि आखिर अब हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेबस पूरा हो सकेगा। यानी कि एक कहावत जो आप सुने होंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब आपका समय निकल जाता है और उसके बाद कितना हो माथे पटकते हैं तो फिर वो समय वापस नहीं आता है। इसलिए समय रहते कोशिश करना चाहिए कि हमारे सामने हमारा जो टारगेट है वह पूरा करें, हमारा जो वर्क है उसको कंटिन्यू समय से चालू करें ताकि जब परीक्षा नज़दीक आए तो आसानी से अंत तक परीक्षा की तैयारी कर सकें और परीक्षा दें और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ठीक है, उसी कड़ी में कुछ अपना विचार लेकर आपके सामने आए हुए हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे दोस्तों का संबंध इससे हो या आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हों जो इसके अलावा दूसरे बोर्ड से पढ़ाई करते हों। आप किसी बोर्ड से पढ़ाई करते हो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए रास्ते वही हैं। अतः हम प्रीफर करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए कुछ परसेंट सहयोग ज़रूर करेगा। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से जुड़ी हुई तथ्यों को यहाँ पे हम रख रहे हैं। ये विषय अन्य बोर्ड में भी चलता है और वहाँ भी बच्चे इस विषय को लेकर के पढ़ाई करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए, कौन से रास्ते अपनाने चाहिए ताकि हमारा तैयारी बेहतर ढंग से हो सके और हम एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो यह है इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन। इसके पहले कुछ वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से जुड़ी हुई विषयों के बारे में जानकारी दी गई थी। वो भी वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा, हेल्प किया होगा। कोशिश करते हैं कि कुछ परसेंट यह वीडियो देखने के बाद भी आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों, जब हम साइंस से जुड़ी हुई विषयों को पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इतने विषयों को जब हम पढ़ाई करते हैं
तो कभी कभी ऐसा हमें लगने लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है सही ढंग से, हमारी तैयारी सही रास्ते से नहीं जा रही है, अतः हो सकता है कि हम एग्ज़ाम दें तो उसमें अच्छा नंबर न आए। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आइए हम बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं कि अगर कोई साथी साइंस से जुड़ी हुई विषयों को लेकर पढ़ना चाहता है, उसके अंतर्गत उस साथी को इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को पढ़ना होता है। थोड़ा सा सिलेबस हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग किसी भी कठिन काम को आसान समझ के करेंगे तभी वह काम आसानी से हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उस काम को करने से पहले ही हम लोग यह मान लेते हैं कि यह काम हमसे होने वाला नहीं है, तो सच में वह काम नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले यह मान लेना कि हमसे नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। उस काम को, काम कितना हो कठिन हो उसे मतलब नहीं है, काम होगा नहीं होगा, सफल होंगे नहीं होंगे, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम उस काम को करेंगे, तब जा कर के उस काम को कर पाएंगे। या बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी काम को करने के लिए हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हिम्मत बना करके उस काम को जब करने जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त होती जाती है, और थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते करते हम उस काम को करते जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, ये वीडियो बनाना, इसके माध्यम से अपनी बातों को आप तक पहुंचाना, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, नहीं थी, ना ही कभी सोचे थे कि इस तरह के माध्यम से भी हमें आपके सामने आना पड़ेगा और आपसे बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन समय ऐसा आता है कि जो आदमी नहीं भी करना चाहता है तो मजबूरन उस काम को करना पड़ता है। तो YouTube पे आकर वीडियो बनाना, YouTube के माध्यम से पढ़ाना, ये हमारे बस की बात नहीं थी, ना अभी भी है। लेकिन फिर भी समय ऐसा आया है कि हमें मजबूरन आपके सामने आना पड़ रहा है और YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपसे बातचीत करनी पड़ रही है। यहाँ तक आपको बता दूं कि हमें इसके अलावा वीडियोस के बारे में या YouTube के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। 3-4 वीडियो बना चुके हैं, ये शायद चौथा या 5वां वीडियो होगा। अभी तक पढ़ाने के अलावा हमको कुछ पता नहीं है। हाँ, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे सहयोगी लोग हैं, ये लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, जिसके बदौलत यह कंटेंट या जो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं, यह बात आप तक पहुंच पा रही है, नहीं तो शायद नहीं पहुंच पाती। फिर भी इसलिए मैंने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले ये मान लेना कि हमसे नहीं होगा, शायद सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे नो नॉलेज, वीडियोस, यूट्यूब, मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन ये काम जब करने आए तो शायद हमसे नहीं हो पा रहा था। जैसे पहला वीडियो था तो शायद हम ये समझ रहे थे कि उससे ख़राब वीडियो, उससे घटिया वीडियो शायद नहीं होगा, लेकिन उसको करने से पहले हमें काफ़ी अभ्यास करना पड़ा था। एक बात को 3 से 4 बार 5 बार दोहराना पड़ा था, रिपीट करना पड़ा था, तब जा कर के अंत में हिम्मत बना करके और हम उस वीडियो को बनाए हुए थे। हम ये सोच रहे थे कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वीडियो कर लिए तो जब उस वीडियो को हम खुद देखे तो हम ही को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वीडियो हम बनाए हैं कि कोई दूसरा कोई बनाया है। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले यह मान लेना कि हमसे नहीं होगा, सबसे बड़ी मूर्खता है। उस काम को करेंगे, स्वाभाविक है कि जो नॉलेज हमारे पास नहीं थी उस काम को
करेंगे या करते करते वह नॉलेज, वह ज्ञान हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें इंग्लिश, हिंदी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है और हम यह मान लेते हैं कि शायद हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हम परीक्षा में हमारा नंबर अच्छा से नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें तौर तरीके ढूंढने होते हैं, हमें रास्ते खोजने होते हैं कि कौन से रास्ते अपनाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने पास एकत्रित कर पाएंगे और परीक्षा में जाकर के आसानी से लिख पाएंगे, हमें किसी प्रकार का डर भय नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि सालों से परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब परीक्षा 4 से 5 दिन रहता है तो काफ़ी डरने लगते हैं कि हमें अब काफ़ी डर लगता है। हम कई सारे बच्चों से हम खुद पूछते हैं कि भाई डर किस चीज़ का लग रहा है बता दीजिए, तब बोलते हैं कि हमें तो यही नहीं मालूम है कि हमें डर क्यों लग रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये सत्य है कि डर लग रहा है। हमें बताइए किस चीज़ का डर लग रहा है। आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो जो एग्जामिनर होंगे, जो वहाँ गार्ड होंगे, जो पुलिस विभाग के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, जो कॉलेज होगा, डर किस चीज़ से लगता है? सब नॉर्मल है, पहले आप उस चीज़ को जाने तब सारी चीज़ नॉर्मल होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही हम काफ़ी डर जाते हैं कि शायद हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप के ऊपर पेशेंस रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए कि अगर हम खुद डर जाएंगे तो शायद जो हमारी क्षमता है, जितना हम जानते हैं, जितनी पढ़ाई किए हैं, परीक्षा में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। किसके कारण? डरने के कारण। इसलिए सबसे पहले परीक्षा में जाने से पहले हमें अपने अंदर के डर को पहले बाहर निकालना होता है। पहले डर को बाहर निकाल देंगे तब जो चीज़ें हम अपने अंदर रखे हुए थे उस चीज़ को हम अप्लाई कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा से पहले पढ़ाई कम किए, तैयारी कम किए, हो सकता है उनका मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन हिम्मत के साथ जाते हैं कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, और जाते हैं और ज़बरदस्त लिख के आते हैं। और जैसे भी हो, खुद माइंड चला के लिखे हों, बगल वाले का सहयोग रखे हो, जैसे लिखे हों और लिख के आते हैं, पता चलता है कि पढ़ाई तो कम किया, रिजल्ट आ गया फर्स्ट डिवीज़न। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खूब तैयारी करके जाते हैं, ज़बरदस्त दिन रात पढ़ाई करके जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। पहले तो नहीं कहते हैं अपनी कमियों को कि हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं, साथ पता नहीं किस चीज़ का उनको डर लगता है, एग्ज़ाम में जाते हैं और पेपर को अच्छे से लिख के नहीं आते हैं। रिजल्ट के समय पता चलता है कि वो बहुत कम नंबरों से पास हुए या शायद पास नहीं कर पाए, या 1-2 विषयों में उनको क्रैश लग गया। तो फिर आसपास के लोग यही कहते हैं कि हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाले को ही कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हुई हो, या वो ठीक से चेक नहीं किया हो, नहीं तो ये तो लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। यानी कि हम अपनी गलती दूसरों पे लगते हैं फोड़ने। जो शिक्षक महोदय कॉपी जांच करते हैं उनको ये थोड़े दायित्व मिला रहता है कि आपको इतने सारे बच्चों को फेल कर देना है। जो साथी जितना लिखे रहते हैं, जिस तरीके से, जिस तरह से जितना लिखे रहते हैं, शिक्षक महोदय जो कॉपी जांच करते हैं उनका दायित्व होता है कि जो साथी जितना लिखा है उसको उतना नंबर देना है। लेकिन जब हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग अपने को दोष ना दे करके और हम लोग दोष देते हैं कि हमने तो अच्छा लिखा था, लेकिन कॉपी चेक करने वाले ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। तो ये सब बातें हैं, इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए और पढ़ाई की ओर फोकस करना चाहिए। पढ़ेंगे तो स्वाभाविक अच्छा से लिखेंगे, लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट आना ही आना होता है। तो हमें इन कठिन विषयों को आसान बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप पहले से भी जानते होंगे, आप कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ाई करते होंगे। टीचर ज़रूर आपको अच्छा सजेशन देते होंगे कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होगा या क्या करना पड़ेगा। उसमें से कुछ % हमारी ओर से भी कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी मेरे पास थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दें। साथियों,
अगर इन विषयों की तैयारी अच्छी करनी हो तो हमको लगता है कि क्या करना चाहिए, जो मेरे पास है, जो मैंने किया है, जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, उसी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। साथियों, हमें क्या करना चाहिए कि परीक्षा से पहले, अब 2 दिन 4 दिन पहले नहीं, 3 महीना 4 महीना 5 6 8 महीना पहले क्वेश्चन बैंक अपने पास रखना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए हम एक छात्र हैं तो और हम परीक्षा देने वाले हैं, कुछ महीनों बाद हमारा परीक्षा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक हमारे पास उपलब्ध रहना चाहिए। बहुत सारे साथियों को पता होगा क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो कुछ साथियों को पता नहीं होगा शायद कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है भाई, तो इन विषयों को, जैसे मान लीजिए हम एक छात्र हैं और हम परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे परीक्षा से पहले यह परीक्षा कई बार हो चुका होगा। तो जो परीक्षा हो चुका रहता है और उसमें जो प्रश्न पूछे गए रहते हैं, उन सारे प्रश्नों को और उन प्रश्नों का उत्तर इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। ठीक है, राइटर लोग उस क्वेश्चन को हल करके, जो सॉल्वर होते हैं, और उस क्वेश्चन को हल करके और क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, किताब के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं। और हम अगर छात्र हैं तो हमें चाहिए कि ऐसे बुक को खरीद लें, ताकि ये हमारे लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, तो अगर हम इन विषयों की पढ़ाई करते हैं तो हमें कई बार ये लगने लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, हम इसमें से किन किन सिलेबस को पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या क्या याद करें, हमसे तो याद नहीं हो रहा है, इतना विषय है, तैयारी कैसे हो पाएगा। तो क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं तो हमें कम से कम ये पता चल जाता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, यानी कि बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रोटेशन क्या होता है। क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन का हल और क्वेश्चन दिया रहता है, ये पता चल पाता है कि पहले से किस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है, हमें भी उसी प्रकार का प्रश्न का और उसका उत्तर जो है तैयारी करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है उसका हल होता है, इसके माध्यम से हम जान पाते हैं और हमारी तैयारी जो है बेहतर हो पाती है। बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक से ठीक है, अगर हमें तैयारी करने में कुछ मदद मिलेगी, 100% आपकी तैयारी से नहीं हो जाएगी, कुछ % जो है आपको मदद मिल सकती है अगर क्वेश्चन बैंक अपने पास रखते हैं, इससे तैयारी करते हैं तो तैयारी करने में सहूलियत होती है। अब क्या होता है भाई कि कुछ बच्चों का, कुछ साथियों का ये प्रश्न होगा कि क्वेश्चन बैंक तो आप रिफ़र कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक किताब है, यह किस प्रकाशन का होता है, कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक एक किताब है, अभी जानते होंगे, लेकिन बस अगर आपका प्रश्न है कि किस प्रकाशन का बेहतर होगा, तो ये अलग अलग प्रकाशन का भी होता है। आप दुकान पर जाएंगे तो आप अपने अनुसार किसी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा कि एक किताब का नाम आप ही बता दीजिए, प्रकाशन का नाम आप ही बता दीजिए, ताकि हम लोग आसानी से इसको खरीद सकें और पढ़ाई कर सकें, तो फिर हम आपको प्रीफर करेंगे ALOK आलोक प्रकाशन का आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कंटेंट को बेहतर तरीके से दिया हुआ रहता है, लेकिन हो सकता है आप में से किसी साथी के मन में ये आ जाए कि ये आलोक प्रकाशन को बता रहे हैं, हो सकता है कि इनका आलोक प्रकाशन के साथ डील हुआ हो, यानी कमीशन का डील हुआ हो कि आप अगर किताब को बेचवाएंगे तो हम आपको कमीशन देंगे। तो अगर इस तरह के सोच अगर मन में है तो इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। हम कमीशन के लिए सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, पैसे के लिए नहीं बता रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग प्रकाशन का किताब उपलब्ध होता है मार्केट में, आप जाएं, आपको जो मर्जी सो खरीद के पढ़ाई करें, हमें से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम इसको प्रीफर करते हैं, कमीशन वाली कोई बात नहीं, इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आप
अगर कमीशन वाली बात होती तो हम कहते कि आप केवल इसको लेकर ही पढ़ाई करें तो आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा, नहीं तो शायद आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आपकी मर्जी, जिस प्रकाशन का किताब आप चाहें तो लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक परीक्षा से कुछ महीनों पहले, 2, 4, 5, 6 महीनों पहले आपके पास उपलब्ध हो जाना चाहिए। परीक्षा की तैयारी करने में ये टॉनिक जैसा काम करता है। दूसरा नंबर आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर विषयों का आप क्या करें, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो, स्कूल में, कोचिंग, ट्यूशन, जहाँ पढ़ाई करते हो, वहाँ से आपको कंटेंट जो है नोट करवाया जाता होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंटेंट आपको लिखवाया जाता होगा, बताया जाता होगा। तो आप अगर एक छात्र हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अलग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट्स बनाएंगे, इसका नोट्स तैयार करेंगे। इससे क्या होता है कि हो सकता है कि आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे टेस्ट एग्ज़ाम होता हो, स्कूल में भी टेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो जब एग्ज़ाम होगा तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना चुके हैं, एक अलग कॉपी तैयार कर चुके हैं, तो परीक्षा से पहले आप कुछ घंटों पहले आप इस कॉपी को देखेंगे तो कम समय में ज़्यादा तैयारी या अच्छा तैयारी आपकी हो पाती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स आपको बनाना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो कंटेंट आप पढ़ाई करते हैं उसका आप नोट्स अलग बनाएं, सब्जेक्टिव का नोट्स अलग बनाएं। इससे क्या होगा कि जब सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देना होगा तो आप आसानी से, जब ये ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है, सब्जेक्टिव अलग हो जाता है, तो आपके पास सीमित मात्रा में संसाधन हो जाता है और आसानी से इसको पढ़ पाते हैं, तैयारी करने में भी कोई आपको परेशानी नहीं होती है। और चौथा नंबर जो लिखा हुआ है डेली, डेली क्या करना है भाई, तो सेल्फ स्टडी करनी है। डेली क्या करनी है, सेल्फ स्टडी, स्वयं आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्वयं आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी का ज़रूरत है भाई, क्यों बोले सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, जिस तरह से आप रोज़ क्या करते हैं, 3 से 4 टाइम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम भोजन किए बिना नहीं रह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है क्या, भोजन। तो अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए, सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए भोजन अति आवश्यक है, उसी प्रकार से हमें समाज में रहने के लिए, समाज में जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें डेली पढ़ाई की ज़रूरत होती है। पढ़ाई करेंगे तो हर दिन नए नए चीज़ सीखेंगे और यही नई नई चीज़ें जो हैं जब समाज में जाएंगे, समाज मतलब विद्यालय हो गया, अपना घर हो गया, आस पड़ोस हो गया, दोस्त साथी हो गए, इत्यादि सब समाज के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, हर नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उसका इस्तेमाल बखूबी कर पाते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि डेली सेल्फ स्टडी, यानी कि रोज़ आपको पढ़ाई करनी होगी। भले आप थोड़ा कम पढ़ाई करें लेकिन रोज़ पढ़ाई करें। जैसे कुछ साथी का अगर ये सवाल है कि हमको ज़रा बताइए दीजिए कि रोज़ हम कितना घंटा पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर हो पाती है। तो कितना घंटा का कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना घंटा पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। हम कई सारे बच्चों को देखे हैं कि कम समय में बेहतर तैयारी कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि अधिक समय पढ़ते हैं तो उसकी तैयारी जो है कम हो पाती है। अब अधिक समय पढ़ के अगर तैयारी कम कर पाते हैं तब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरे अनुसार रोज
कम से कम 6 घंटे क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आप इसको जितना आगे ले जाना चाहते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो मेरा हो जाता है, तो वो तो आधा घंटा में भी हो जाएगा, 2 घंटा की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 6 घंटा पढ़ाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना समय आप स्टडी पर दे पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर हो पाएगा। आर्ट्स वाले विषय में भी वही आपको करना पड़ता है, जैसे म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इत्यादि कुछ और विषय इसमें शामिल होते हैं। तो इन सब का भी आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा अपनी बेहतर तैयारी के लिए। साथ ही साथ आप इसको पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका भी मैंने कहा कि क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन बैंक लेकर तैयारी करें, आपकी तैयारी बेहतर होगी। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बनाएं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी नोट्स बनाएं और डेली पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें, ठीक है। कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, ठीक है। कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। इसमें भी वही तरीका है, क्वेश्चन बैंक ले लें, ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाएं, अलग सब्जेक्टिव का नोट्स बनाएं, डेली सेल्फ स्टडी करें। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो परीक्षा आने तक आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबका एक और बुक आता है, छोटा पतला सा होता है, वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होता है। जैसे रसायन की भाषा, ये भी एक अच्छा बुक है। जीव विज्ञान की भाषा, जीव विज्ञान की भाषा हो गया, या आपको गणित की भाषा हो गया, ETC, यानी लगभग सारे विषयों का बुक इसके अंतर्गत आता है। आप इसको मार्केट से परचेस करके और पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे मजबूत करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। कॉमर्स के अंतर्गत फिर वही फंडा है, आप इसमें भी क्वेश्चन बैंक खरीदें। इससे ये होगा कि प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पता चल पाता है कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और आगे हम भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी और हम अच्छे से परीक्षा को दे पाएंगे। जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इत्यादि विषय की भी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस रास्ते से जाएं और इसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि अलग अलग विषय है, आपको किसी 1-2 विषयों 3 विषयों के साथ जाना होता है। जैसे छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सारे विषय एक साथ मिला हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप या हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विषय का जो है भाग अलग अलग होते जाता है, और हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो विषयों की संख्या होती है वह सीमित होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर पाते हैं। हाँ, अंत में ज़रूर वही बात कहेंगे कि ये हम मान लेते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि उनको मैथमेटिक्स कहते हैं समझ में नहीं आती है, हमको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, तो वह इन विषयों के साथ चले जाते हैं। पहले बताइए, आप पढ़ाई किए नहीं, इसको पढ़े नहीं, फिर कैसे जान गए कि आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसको नहीं जान पाएंगे, इसे आप नहीं कर पाएंगे, ये कैसे जान गए? मान लीजिए कि आप जैसे ही 10वीं क्लास को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो आपके मन में सवाल आता है कि कौन सा विषय लेकर पढ़ाई करें। एक बात बताइए कि 10वीं क्लास को जैसे ही पास करते हैं, आपको इन विषयों की जानकारी तुरंत कैसे हो पाती है? आप कैसे कह देते हैं कि हम इसे नहीं पढ़ पाएंगे, हम इसे नहीं कर पाएंगे, हम इसे तैयार नहीं कर पाएंगे? कैसे जान गए? अभी तो आप 10वीं क्लास को पास किए हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि 10वीं क्लास को जब पास करते हैं और जो आपके जो मानसिक स्तर है सोचने की, पढ़ने की, तो जो 10वीं क्लास को जैसे ही पास करते हैं तो मानसिक स्तर जो होता है, सोचने की जो क्षमता होती है, वही क्षमता आगे भी नहीं रहता है। समय के साथ जो मानसिक स्तर है और मस्तिष्क के जो सोचने की क्षमता है, यह क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो आप इसको पास कर जाते हैं और आगे जब नामांकन कराते हैं तो उस विषयों की पढ़ाई करते हैं, तो होता क्या है, मानसिक स्तर जो है बढ़ता जाता है, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है, पावर बढ़ते जाता है, और जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही आप कठिन से कठिन काम को कर पाते हैं। तो बिना पढ़े आप पहले ही मान लेते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हमको लगता है कि ये गलत है। अगर आपको इच्छा हो तो पहले पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिएगा तो लगता है कि जो आपको अंदर डर होगा वो डर शायद निकल पाएगा, लेकिन जबरन नहीं है, आप मर्जी, इसके तरफ जाना हो तो जाइए, इसके तरफ जाना हो तो जाइए, इसके तरफ जाना हो तो जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाएं, बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, रोज़ पढ़ाई करें। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं रोज़, वैसे ही रोज़ पढ़ाई करें, कम पढ़ाई करें लेकिन रोज़ पढ़ाई करें, ठीक है? हम यही आपको